तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। क्या शिक्षा को लेके बदलाव हुए उसमें उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, शिक्षा के लिए क्या नए रास्ते साफ हुए हैं, क्या उसमें बदलाव किए गए हैं। तो एक यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो ये कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु उन पर नज़र डालते हैं। नई जो नीति आई है उसका जो उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य। GER का मीन्स यहाँ पे रहेगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। GER का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी जो शिक्षा के स्तर से जो बहुत सारे बच्चे शिक्षा से दूर थे उन बच्चों को शिक्षा के स्तर तक लाना, जो छूटे हुए हैं शिक्षा से वंचित हैं उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, स्कूलों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। ENP यानी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 की, उसमें स्कूल से दूर रहे जो 2 करोड़ बच्चे हैं उनको फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। और 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी रहेगी। इसे प्री स्कूलिंग के साथ इसका जो फॉर्मेट आया है 5+3+3+4, ये फॉर्मेट से होगी। पहले जो हमारी शिक्षा होती थी वो थी 10+2। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों के बोर्ड पे इस तरह से लिखा होता था 10+2। तो ये जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जो नया फॉर्मेट बन के आया है वो आपका ये रहेगा 5+3+3+4। तो क्या रहेगा, ये हाईलाइटेड बिंदु है और इम्पॉर्टेंट है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मेट बनाया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में, तो 5 का जो मीन्स यहाँ पे रहेगा, आप नोट डाउन करते चलिए, प्री प्राइमरी शिक्षा से रहेगा। मतलब यहाँ पे NC से लेके जो प्री प्राइमरी वाली जो शिक्षा होती है NC LKG UKG वाली, ये इसको तो जोड़ा ही जाएगा। और इसमें कक्षा 1 और 2 को भी इसमें रखा गया है। 5 साल तक की जो शिक्षा होगी उसमें प्री प्राइमरी शिक्षा यानी जो फर्स्ट स्टेज की शिक्षा इसे बोल सकते हैं, इसमें प्री प्राइमरी वाली शिक्षा तो रहेगी और एक कक्षा 1 और 2 भी इसमें जोड़े जाएंगे। और इसका जो पूरा सिलेबस होगा वो NCERT के तहत होगा। NCERT इसका पूरा सिलेबस बनाएगी। और नेक्स्ट स्टेज जो रहेगा वो सेकंड है 3 वाला। इसमें जो आएंगी आपकी 3rd 4th और 5 वाली कक्षाएं आएंगी। इसमें आ गई आपकी प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 आ गई। इसमें 3rd 4th 5th आएंगी। इसमें क्या होगा, बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों को इसमें पढ़ाया जाएगा। इसको बच्चे को मजबूती शिक्षा दी जाएगी। मतलब जो प्री प्राइमरी शिक्षा थी इसका फाउंडेशन, इसकी जो नाम रखा गया है कि जो शिक्षा हो उतनी मजबूत हो स्टार्टिंग से ही। तो ये जो बदलाव किए गए हैं उसी को नज़र में रख के किए गए हैं। तो इसमें 5 साल तक की शिक्षा में प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड की क्लास आ गई। और +3 में 3rd 4th 5th ये 3 क्लास आ गई। इसमें बच्चे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों को सीखेंगे। आगे की जो रहेगी +3 वाली, इसमें बच्चे 6, 7 और 8 की क्लास इसमें आएंगी। इसमें क्या है, बच्चे रोजगार परक शिक्षा, यानी बच्चे को जो शिक्षा है अभी रटंत जो शिक्षा थी उसको तो ख़त्म किया जा रहा है। रोजगार परक शिक्षा को यहाँ पे अवसर दिए जाएंगे। बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सीख सकेंगे, कोडिंग डिकोडिंग सीख सकेंगे। यानी जो विदेशों में जो शिक्षा होती है, जैसे जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई और शिक्षा ऐसी रोजगार परक है, तो उसका पूरा अवसर उन्हें दिया जाएगा। ट्रेनिंग भी कर सकते हैं स्कूल के तौर पे कि बच्चे सॉफ्टवेयर में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसे कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई पेंटिंग वगैरह बनाने है और कोई स्किल्स में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग के तौर पे भी यहाँ पे उसे अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। तो ये रोजगार परक शिक्षा से जोड़ेंगे ये। तो इसलिए इसका जो फॉर्मेट है वो ये रखा गया है 5+3+3+4। और 4 में ये रहेंगी आपकी यहाँ पे
4 वाला जो रहेगा इसमें रहेंगी आपकी 9th 10th 11th और 12th की कक्षाएं। इस 4 वाले में इसमें क्या है, बच्चों की गहरी समझ को विकसित करने के लिए कि बच्चों को क्या अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, वो यहाँ पे बच्चे यहाँ से सीख सकेंगे। और शिक्षा काफ़ी यहाँ पे इसे लास्ट स्टेज कह सकते हैं शिक्षा का। पहला आपका प्री फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन स्टेज, मिडिल स्टेज, ऐसे लास्ट स्टेज। यहाँ से ही बच्चे आगे के लिए अपने जो उनके लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करेंगे, किस विषय में गहरी समझ रखते हैं उनको वो यहाँ से निर्धारित कर सकेंगे। तो ये इसका ये फॉर्मेट रहेगा 5+3+4 का, इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है पढ़ने लिखने और गणना करने की जो बुनियादी योग्यता है उसको स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्योत्तर गतिविधि, व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं रहेगा। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। जो हमने अभी बताया कि बच्चे जो व्यावसायिक शिक्षा, अभी तक क्या था कि वही डिग्री डिप्लोमा करके सरकार के ऊपर डिपेंड थे कि सरकार जॉब देगी, इसमें बच्चे व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो निखर के आएगी। तो कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप का उन्हें मौका दे दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और कि कम से कम 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में होगी। अंग्रेजी का जो माध्यम है कि अंग्रेजी पे बहुत जोर दिया जा रहा था कि नहीं अंग्रेजी सीखना है, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं अंग्रेजी के माध्यम से, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा कि भाई बच्चा अगर मातृभाषा में अच्छे से सीख सकता है तो उससे वो पूरा मौका दिया जाए वो मातृभाषा में सीखे। क्षेत्रीय भाषा में सीखने का अगर उसे मौका मिले तो वो क्षेत्रीय भाषा में सीखे। तो इस स्तर पे शिक्षा का ये फॉर्मेट तैयार किया गया है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा में उसे सीखने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट है समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखी जाएगी। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ तक नई सीटें जोड़ी जाएंगी। यहाँ पे GER मैंने आपको बताया था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से है। और यहाँ पे समग्र विकास कार्ड यानी जो रिपोर्ट कार्ड है, जो अब तक रिपोर्ट कार्ड थे उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ाए जाते थे, तो उसमें पूरा बदलाव किया जाएगा। बच्चे की समग्र विकास मतलब उसकी जो खेल की गतिविधियाँ हैं और भी जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी उसमें मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। बच्चा खुद का असेसमेंट कर सकेगा, उसके जो क्लास सहपाठी हैं वो भी उसके असेसमेंट कर सकेंगे। तो इस आधार पे रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स पे रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं किया जाएगा। और उच्च शिक्षा में भी बहुत सारी बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में जो है विषयों की विविधता रहेगी कि भाई बच्चे जो आते थे 9th 11th 12th में आके कि वो साइंस अलग पढ़ेगा, कॉमर्स अलग पढ़ेगा, आर्ट अलग पढ़ेगा, तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है कि भाई बच्चे जो हैं कि अगर वो साइंस में भी इंटरेस्ट रखता है और उधर सोशल साइंस में भी इंटरेस्ट रखता है तो वो भी पढ़ सकेगा। ऐसा नहीं है कि साइंस का स्टूडेंट है तो वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, या आर्ट साइड के स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स नहीं पढ़ेगा कि अकाउंट नहीं पढ़ सकेगा। तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, वो सारे सब्जेक्ट अपने मनपसंद के जो सब्जेक्ट है उन्हें पढ़ सकेंगे। इसके लिए भी पूरा पोल तैयार नहीं किया गया, सब्जेक्ट पोल बनाया जाएगा। अभी कुछ जो टॉपिक हैं जिस पे पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो जो क्लियर हुए हैं, जो अभी जानकारी निकल के आई है अभी, तो फिलहाल हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो आर्ट साइंस और कॉमर्स का जो फंडा था पहले वाला कि हम लोग वही आर्ट के हैं तो आर्ट पढ़ेंगे, साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते या साइंस वाले कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है कि जिसका जो मन होगा वो सब्जेक्ट जिसमें उसे इंटरेस्ट होगा वो पढ़ सकेगा। नेक्स्ट है उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच नामांकन निकास की अनुमति रहेगी। बच्चे अपने अनुसार पाठ्यक्रम यहाँ पे ले सकेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जैसे बच्चा BSc कर रहा है तो वो 3 ईयर की है, तो किसी कारणवश वो 1 साल तक उसने BSc कंप्लीट की और उसके बाद उसे छोड़ना पड़ गया, या कोई और सब्जेक्ट या कुछ और उसमें वो कुछ करने लगा और कोई डिप्लोमा या और कोई फील्ड में चला गया, तो उसे क्या था कि उसकी वो ख़त्म हो जाती थी। उसने 1 साल कंप्लीट किया, वो उसका पूरा ख़त्म हो गया, उसका कोई उसे क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन अब ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप 1 साल तक उसने
पढ़ाई की है तो 1 साल का क्रेडिट उसे मिलेगा, उसकी मार्कशीट उसे मिलेगी। 2 साल तक पढ़ाई की है तो 2 साल तक का उसको क्रेडिट मिलेगा। 3 साल तक जब पूरा कर लेगा तब तो पूरी डिग्री मिल ही जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। या कोई 4 साल का कोर्स है तो 1 साल करने पे उसे मार्कशीट दी जाएगी, 2 साल पे करने पे उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। पूरा 4 साल जब वो कर लेगा, 2 और 3 में डिप्लोमा दे दिया जाएगा। जब 4 साल पूरा कर लेगा तो उसे डिग्री दे दी जाएगी। जैसे बच्चे बीटेक करते थे 4 साल, तो उन्होंने 1 साल ही किया, 1 साल के बाद वो कुछ और करने लगे तो 1 साल की उन्हें मार्कशीट दी जाएगी। उसे क्रेडिट के तौर पे उसे जो क्रेडिट के लिए अकादमिक बैंक बनाई जा रही है, ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जा रही है, उसमें रहेंगे। जैसे आपका अकाउंट होता है, इसमें आप बैलेंस डालते हैं तो पैसे आपके सेव रहते हैं, जब आप चाहते हैं तो वो आपका बैलेंस शो होता है। तो इस तरह से आपके जो पॉइंट है वो उसमें सेव रहेंगे। 2 साल का आप करेंगे तो 2 साल का। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड में बच्चे की भी, किसी को बीटेक भी करना है, उसे बीएससी भी करनी है, उसने 2 साल बीटेक कर लिया, 1 साल बीएससी कर ली, तो उसका वो ऐसा नहीं है कि वेस्ट होगा, दोनों का ही क्रेडिट उसे मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर है ये उच्च शिक्षा के लिए। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनिमय विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। और जैसे जो आपके जो इस तरह से पीएनपी यूजीसी इस तरह के जो शिक्षा को लेके थे, तो इनको खत्म करके एक इसका वो निर्धारित किया जाएगा शिक्षा के लिए। अभी इस पे भी काम चलेगा। महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। और ईएनपी 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना भी की जाएगी। बच्चों को इसमें जो नई शिक्षा नीति है तो प्रौद्योगिकी को भी यहाँ पे जोर दिया गया है, उसको भी बढ़ावा दिया गया है। जेंडर इंक्लूजन फंड वंचित इलाकों के, मतलब जो बच्चे जो वंचित हैं, उन्हें जो शिक्षा से दूर हैं, उनको भी जोड़ने की इसमें पूरी कोशिश की जाएगी। सॉरी। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च दोनों के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। जैसे पाली, फारसी, प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। मतलब बहुभाषा की रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश खत्म कर दी गई तो इंग्लिश सीखने का मौका नहीं मिलेगा, सारी भाषाओं को सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन 5th तक की जो शिक्षा होगी वो क्षेत्रीय भाषा और बच्चे की जो राष्ट्रीय भाषा है, उसकी मातृभाषा है, उसमें वो सीख सकता है। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को ये जो 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको मंजूरी दी गई। इसमें स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों को जोड़ा गया है और दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरित सुधार के रास्ते खुल गए। यहाँ 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, ध्यान रखिएगा। और ये 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी यानी 1986 की जगह लेगी। 1986 में ये प्रस्ताव दिया गया था, उसके बाद 1992 में इस जो संशोधन किए गए कुछ, लेकिन 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में है। और इसमें इसका जो एजेंडा था यही था, ये देख सकते हैं कि इसमें उद्देश्य 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की जो शिक्षा है उसके अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदला और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना। मतलब बच्चे में जो भी शिक्षा, जो क्रिएटिविटी है, उसके माध्यम से ज़्यादातर कराई जाएगी। बच्चों के अंदर जो ज्ञान है, जो क्षमताएं हैं, उनको निखारना है। जो शिक्षा होगी वो रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें स्कूली शिक्षा पे, ये स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना कि सभी को शिक्षा मिले। ऐसा नहीं है कि जो यूपी में अलग पढ़ाई हो रही है, उत्तराखंड में अलग हो रही है, कि महाराष्ट्र में अलग हो रही है, इस चीज़ को भी खत्म किया जाएगा। पूरे राष्ट्र में एक जैसा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। जो प्राइमरी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल है या जो सरकारी स्कूल है, उनका सबका जो सिलेबस है वो एक जैसा रहेगा, पाठ्यक्रम एक जैसा रहेगा। तो इसमें भी ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुँच सुनिश्चित करना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस जो प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के
लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जो बच्चे स्कूल से वंचित हैं उन्हें शिक्षा में जोड़ना है। औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी कि भाई जो प्राइवेट, सरकारी और जो मतलब स्कूल है उनमें सब में बहुस्तरीय सुविधाएं लाना है। बहुत सारी चेंजेस होंगे इसमें। आप देख सकते हैं कक्षा 3, 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन, यानी जो शिक्षा हो वो जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रट्टन शिक्षा हो, डिग्री डिप्लोमा लेके बैठ गए, जॉब नहीं मिल रही है। तो इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी को ज़्यादा निखारा जाएगा, क्या उनके अंदर क्षमताएं उन पर ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा। नए पाठ्यक्रम और जो शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, जो अभी आपको जो फॉर्मेट बताया था कि ये जो पहला पाठ्यक्रम था इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसकी जगह इसने ले ली है। इस तरह से होगी ईयर वाई, आप यहाँ देख सकते हैं। और 3 से 6 साल के जो स्कूली पाठ्यक्रम के तहत जो शिक्षा थी उन बच्चों को इसमें लाना है। तो प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की और ये स्कूली शिक्षा होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। NCERT जो 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और NCPFECC के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करना है। इसमें शिक्षा को मजबूत स्तर पर लाना होगा। इसमें आप देख सकते हैं ECC मुहैया कराई जाएगी, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा इसके लिए ECC के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल की शिक्षा शामिल होगी। आगे इस तरह से हम इन पॉइंट को देख सकते हैं। इसके लिए मैं इसे टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगी, आप पूरा वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही डिस्कस करते चल रहे हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना, जो 6 क्लास से जो शिक्षा दी जाएगी, रोजगार परक शिक्षा, स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार, पूरी तरह से सुधार किया जाएगा कि हर जगह एक जैसा पाठ्यक्रम होगा। और जो कौशल परक शिक्षाएँ हैं, जो एक्टिविटी हैं, उसके तौर पे शिक्षा दी जाएगी। बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। इंटर्नशिप जो है वो 6 क्लास से शुरू हो जाएगा। इसमें इस तरह से ये दिया गया है। और एक और बहुभाषावाद और भाषा की ताकत, बच्चे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक अच्छा हो, ग्रेड 8 तक, और उसमें भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसमें उच्च शिक्षा में संस्कृत का भी विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूले में भी विकल्प होगा। त्रिभाषा मतलब मातृभाषा और जो आपकी क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा, इस तरह से त्रिभाषा फार्मूला जो रहेगा वो 6 से 9 तक की जो परीक्षा है उसमें त्रिभाषा का फार्मूला भी रहेगा। और एक चीज़ और कि इसमें जो 6 से 9 तक की जो पेपर थे वो आपके सेमेस्टर वाइज होंगे और साल में 2 सेमेस्टर होंगे। दोनों सेमेस्टर को पास करना होगा, दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से ये बदलाव किए गए हैं शिक्षा में। आकलन में सुधार, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है उसमें मैंने आप अभी बताया था। समान और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए एक जैसा सिलेबस, सभी के लिए एक जैसी शिक्षा की स्थापना की गई है। प्रभावकारी शिक्षा, भर्ती और कैरियर प्रगति मार्ग, सभी के लिए प्रोफेशनल मानक यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, यहाँ से पूरा डिटेल में PDF में आपको मैं वहाँ पे दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट करके ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि जो बच्चे छोड़ देते हैं डिप्लोमा के लिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे चर्चा की थी। तो उसमें भी उन्हें क्रेडिट मिलेगा कि वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो उसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाएगी। तो बहुआयामी शिक्षा रहेगा इसका जो पूरा सिलेबस है। और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा यानी उच्च शिक्षा तक के लिए। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि जो कैट की परीक्षा, यानी जो बच्चे थे, जैसे आप देखते होंगे 12th में उनके कम नंबर आते हैं, तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की भी यहाँ पे सुविधा दी जाएगी कि बच्चे कॉलेज में जो जा रहे हैं, तो जो कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे तो उन्हें कॉमन एप्टीट्यूड वाला जो एग्ज़ाम है वो भी दे सकेंगे। उसमें क्या है कि जो बच्चे के जो मार्क्स हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसके जो मार्क्स हैं वो अगर 12th में कम है तो उसमें जोड़ दिए जाएंगे, उसके आधार पर उन्हें एडमिशन ले सकते हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से प्रेरित, ऊर्जाशील और सक्षम, काफ़ी पॉइंट है, आपको ये PDF पूरा देख लें, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। और भी कुछ पॉइंट हैं जो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए हैं, उन पे जब आगे स्पष्ट हो जाएंगे तो उन पे भी चर्चा करेंगे। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा की भी व्यवस्था रहेगी, दूरस्थ शिक्षा की भी व्यवस्था रहेगी। इस पर भी कोशिश की जा रही है कि भाई जो शिक्षा है वो डिजिटल भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दिया जाए, भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाए, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सबको बढ़ावा यहाँ पे दिया जाए, वित्त पोषण शिक्षा, अभूतपूर्व परामर्श, काफ़ी इसका। और एक यहाँ पे नीचे पॉइंट और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे कह सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो समावेशी और यहाँ की जो इसकी शुरुआती नई जो शिक्षा नीति, इसके 2016 में, मई 2016 में इसकी किसी ने इसका जो शुरुआत की थी वो शुरुआत हो गई थी। यहाँ से पूरा एक मिनट सॉरी, यहाँ से पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है। इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6,600 ब्लॉक और 6,000 ULB और 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। MHRD द्वारा जो जनवरी 2015 से इसे अभूतपूर्व, सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति, जो नई शिक्षा नीति विकास के लिए जो समिति गठित की गई थी वो मई 2016 में की गई थी, और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इसके द्वारा जो नई एक समिति गठित की गई जिसकी अध्यक्षता की थी स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यन। ये पूर्व कैबिनेट सचिव थे। इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी बन सकते हैं आगे आने वाली कभी परीक्षाओं में, कि 2016 में जो नई शिक्षा नीति विकास समिति का जो गठन किया गया था, तो इसके जो अध्यक्ष थे तो वो थे TSR सुब्रमण्यन, जो पूर्व कैबिनेट सचिव थे। इसके आधार पर मंत्रालय ने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए थे। उस टाइम ये मसौदा तैयार किया गया था। उसके बाद जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक यानी पद्म विभूषण डॉक्टर K कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था। पहले ये 16 में इसकी शुरुआत की, इसका गठन किसने किया था इस समिति का, तो TSR सुब्रमण्यन ने, जो कैबिनेट सचिव थे। उसके बाद 2017 में जो प्रख्यात वैज्ञानिक थे, कौन, पद्म विभूषण डॉक्टर K कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और माईगव इनवोट पोर्टल पर अपलोड किया गया था। इसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों और टिप्पणियों को प्राप्त किया गया। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें। उसके बाद ये जो लागू की गई तो वो अब लागू हुई कब, 29 जुलाई 2020 को। तो इसके जो प्रख्यात वैज्ञानिक, इनके अध्यक्षता में ये 2019 में इसका जो मसौदा तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब लागू की गई 29 जुलाई 2020 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसको लेके, नई शिक्षा नीति को लेके। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे।